जोहार दोस्तों, आप सभी को आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे झारखंड के जनजातीय विद्रोह और टॉपिक रहेगा हम लोग का सपाहार विद्रोह, सरदारी विद्रोह और उसके साथ साथ हम लोग खरवाड़ विद्रोह को भी आज हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वो टॉपिक रहेगा हम लोग का सरदारी आंदोलन। कौन सा? सरदारी आंदोलन। तो सरदारी आंदोलन को कुछ और नाम से भी इसको जाना जाता है, जैसे कि मुल्की मिल्की मुल्की मिल्की मुल्की मिल्की आंदोलन भी इसको कहा जाता है। मुल्की मिल्की आंदोलन या सरदारी आंदोलन ये दोनों एक ही है। एक्चुअली सरदार लोगों के द्वारा किया गया था, इसलिए इसका नाम सरदारी आंदोलन भी है। सरदारी आंदोलन। अगर इसकी कालखंड के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो कालखंड इनका 1858 से लेकर 95 तक इसका है। मतलब 1858 से लेकर 95 तक ये हम लोग का ये विद्रोह देखने को मिलता है। हालांकि इतना लंबा एक टाइम या एक चरण में लगातार नहीं चलता है, ये 3 चरणों में डिवाइड हो जाता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में डिवाइड हो जाता है ये विद्रोह। एक्चुअली अगर इसकी सरदारी आंदोलन की कहानी या फिर इनको एक बार इनके शब्दों में अगर समझ लें तो इनका उद्देश्य या इनका कारण हम लोग को ऐसे भी समझ में आ जाएगा। मुल्की का अर्थ जो होता है, मुल्की का अर्थ होता है मातृभूमि। मुल्की का अर्थ क्या है? इसका नाम है मातृभूमि। मातृभूमि इसका अर्थ होता है मातृभूमि मुल्की का। और मिल्की का अर्थ होता है जमीन या भूमि। तो इसका मतलब है कि मातृभूमि या जमीन की रक्षा करने के लिए जो विद्रोह की गई थी झारखंड में, उसी को हम लोग सरदारी आंदोलन के रूप में जानते हैं या फिर मुल्की या मिल्की आंदोलन के रूप में जानते हैं। इसकी कालखंड की बात किया जाए तो 1858 से लेकर 1895 तक है। मतलब 1895 इसके जस्ट हम लोग का बिरसा आंदोलन शुरुआत हो जाता है। मतलब बिरसा आंदोलन की शुरुआत में इनका योगदान है, यही सभी हम लोग कह सकते हैं। तो आगे हम लोग इसमें देखेंगे। अच्छा, तो इसका उद्देश्य समझ में आ गया ना? शब्दों में ही छिपा हुआ है कि इस आंदोलन मतलब कोई भी हम लोग जो पढ़ते हैं उसको अगर हम लोग तोड़ कर देखें या फिर उसके शाब्दिक अर्थों को देखें तो उसी में उस टॉपिक का उद्देश्य या कारण छुपा हुआ रहता है। तो अपनी जमीन की रक्षा करना, इसका अपनी जमीन की रक्षा करना, अपनी जमीन की रक्षा करना इसका उद्देश्य है। इसका मतलब है अपनी जमीन की रक्षा करना। तो हम लोग कैसे समझेंगे कि मतलब अपनी जमीन, तो पहले इसका जमीन अपना था, फिर कैसे कहाँ चला गया या फिर क्या हुआ जो इसको मतलब रक्षा करने के लिए इनको विद्रोह करना पड़ा। अगर इस चीज को अगर समझते हम लोग, तो जब कोल विद्रोह हुआ या फिर हो विद्रोह हुआ तो क्या हुआ, उस टाइम जो आदिवासी लोग कुछ तो विद्रोह में रह गए और सब तो विद्रोह में नहीं रहते ना, कुछ कुछ उस टाइम पलायन कर जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह। तो उसी क्रम मान के चलिए अगर ये छोटनागपुर क्षेत्र है और यहाँ से कोई जब विद्रोह हो रहा था, विद्रोह हुआ तो कुछ लोग, अरे भाई सबको थोड़ी मतलब सभी थोड़ी वहां पे इन्वॉल्व होते हैं, कुछ तो भाग जाते हैं ना। तो जो भाग के कहीं और चले गए, मान के चलिए ये यहाँ पे था और ये कहाँ चला गया, इस क्षेत्र पर आ गया, ठीक। अब चूंकि जब विद्रोह शांत हो गया तो ये लोग दोबारा आना चाहेंगे ना, और जब दोबारा ये लोग आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे ये लोग का अपना जमीन नहीं है। चूंकि जमीन तो वहां लिखा हुआ था नहीं, ये लोग का जब जमीन लिखा हुआ नहीं था तो कैसे इसको समझ में आएगा, मतलब सरकार कैसे इसको हेल्प करेगी कि कौन सा जमीन है। तो ये लोग जब आते हैं, लिखा हुआ है नहीं, और जो भी मतलब 10 साल 15 साल अगर रह गए कोई बाहर, तो कोई ना कोई उसको हड़प लेता है और वहां पे खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है। और सरदार लोग मतलब वहां पे जो बाहरी जो जमींदार लोग ले लेते थे उस जमीन को। तो ये लोग जो सरदार लोग आए और देखा यार हम लोग का जमीन तो यहाँ आता पता नहीं कहाँ चला गया। तो लोग को सोचा यार हम लोग के जमीन थे तो हम लोग का था, लेकिन अभी यहाँ तो कोई और है।
तो ये लोग अगर क्या कर दिया, यहाँ पे जो जमींदारी लोग थे या जो भी इसको मतलब कब्जा करके रखे थे, वो लोग के विरोध फिर ये आंदोलन चलता है, सरदारी आंदोलन। तो हम लोग ये बात समझ पाए कि एक्चुअली जो जमीन ये लोग का था, जितने भी हो मुंडा जो भी थे, वो लोग जब लड़ाई के टाइम लोग बाहर भाग गए थे, तो उस टाइम जब वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए तो यहाँ पे उन लोग का जमीन को कब्जा कर लिया गया। और इसी पर जब दोबारा ये लोग दोबारा आते हैं और जब दोबारा आते हैं और यहाँ देखते हैं जमीन नहीं है, तो बोलते हैं यार मुल्की मिल के हम लोग का कहाँ चला गया, मतलब अपनी मातृभूमि और अपनी जमीन कहाँ चली गई। तो फिर इसी के लिए फिर ये विद्रोह होता है। तो हम लोग ये समझ पाए कि मतलब हम लोग को इसका कारण क्या है। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसका जो 3 चरण है उसको हम लोग एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग को इतना दूर समझ में आ गया होगा। तो आगे चलिए थोड़ा हम लोग चर्चा करते हैं इसका जो 3 चरण है, उस तीनों चरण का हम लोग देखेंगे। तो 3 चरण में इनका जो पहला चरण आता है 1858 से लेकर 1881। तो पहला चरण जो इसका आएगा 1858 से लेकर 81 तक इसका पहला चरण रहेगा। पहला चरण में वही हुआ कि मतलब जो लोग गए थे, भाग गए तो लोग दोबारा आया, और वो लोग को मतलब ये जो दोबारा आए तो वो लोग को क्या हुआ कि जमीन देखा कि कोई कब्जा कर लिया, तो वो लोग को हटाने के लिए फिर यहाँ पे आंदोलन चलता है। तो इसने अब सरकार को लगा यार ऐसे होगा तो कैसे चलेगा, सच में ये लोग का जमीन था कि नहीं, तो इसके लिए एक सर्वे कराया जाता है। तो इसी के तहत एक सर्वे की जाती है झारखंड में, छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट। सीएन का छोटनागपुर है, इसका आप लोग नाम अपने से बड़ा में लिख लीजिएगा। तो छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट, छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट, ये सीएनटी एक्ट नहीं है, ठीक। छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट है, ये 1867 को आया था। 1867 को आया था। कब आया ये इंपॉर्टेंट है कि छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट कब आया है, तो 1867 में आया है। ये कौन सा आंदोलन के परिणाम स्वरूप आया है, तो सरदारी आंदोलन के परिणाम स्वरूप ही आया है। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये जो कि एक रिपोर्ट तैयार किया गया था, उस रिपोर्ट के माध्यम से ये वाला आता है। तो ये रिपोर्ट कौन तैयार किया था, रिपोर्ट तैयार करने का नाम था लाला लोकनाथ। तो लाला लोकनाथ एक रिपोर्ट बनाया, उसी के आधार पर ये सर्वे हुआ था। कौन सा, 1867 की छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट। तो जो सरदारी जमीन जो लोग अपना जो स्वामित्व जो मांग कर रहे थे कि हम लोग का, सॉरी दोस्तों थोड़ा माइक सेट नहीं हो पाया था, गलती से मतलब बटन ऑन करने भूल गए थे। तो हम लोग अभी जो चर्चा कर रहे हैं कि जो छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट मतलब जो पहला चरण इसका था 1858 से लेकर 1881 तक, और इसमें पहले चरण में जब ज़्यादा मतलब विद्रोह होने लग गया तो लोगों को लगा, सरकार को लगा आखिर कुछ तो कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो इसी क्रम में लाल लोकनाथ के नेतृत्व में एक रिपोर्ट बनाई जाती है, और उसी रिपोर्ट के आधार पर छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट 1867 लाई जाती है, 1867। तो इसी तरह से मतलब ये जब रिपोर्ट आता है, हालांकि इस रिपोर्ट में सभी जो रैयत है, सभी रैयत तो इसमें शामिल नहीं हो पाता, कुछ कुछ छूट गया। तो कुछ रैयतों का सूची में शामिल नहीं हो पाने के कारण, मतलब कुछ रैयत इस सूची में शामिल नहीं हुआ। तो जब उस सूची में कुछ लोग शामिल नहीं होंगे तो वो लोग तो फिर विद्रोह करेंगे, तो इसलिए मतलब ये फिर दोबारा इसमें विद्रोह हो जाता है। अच्छा, ये पहला चरण है, पहला चरण को भूमि से संबंधित है, और इसलिए इस चरण का नाम है हम लोग का भूमि आंदोलन भी इसको कहता है। पहला चरण को कौन सा, भूमि आंदोलन। भूमि आंदोलन एक्चुअली साइड में थोड़ा काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, तो थोड़ा बाहर मतलब थोड़ा बहुत आवाज़ आ रही है, तो उसको एडजस्ट करने का प्रयास कीजिएगा। तो जो भूमि आंदोलन कौन सा है, भूमि आंदोलन जो 1858 से लेकर 1881 जो आया, जो सरदारी आंदोलन का प्रथम चरण है, उसी को हम लोग भूमि आंदोलन के रूप में भी कहा जाता है। और इसी पहले चरण में छोटनागपुर टेनियर्स एक्ट आता है 1867। तो हम लोग को पहला चरण में इतना ही देखना था। दूसरा चरण में हम लोग का जो चलता है, मतलब दूसरा चरण में जो हम लोग का रहेगा, उस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दूसरा चरण जो होगा
इसको हम लोग क्या बोले, भूमि आंदोलन ना, भूमि आंदोलन। तो दूसरा चरण जो हम लोग का आएगा, सेकेंड चरण, जो सेकेंड चरण आता है हम लोग का 1881 से लेकर 90 तक, ये सेकेंड चरण है 1881 से लेकर 90 तक। इस टाइम जो मतलब आदिवासी लोग अपना मूल्यों को, आदिवासी लोग था जो वो लोग अपना मूल्यों को पुनर्स्थापन करना चाहता था। मतलब जैसे अगर कुछ राजपाट वो लोग का अपना चल रहा था और जब वो लोग भाग के चले गए तो वहाँ पे जमींदार लोग आए, तो जमींदार लोगों का वहाँ पे राजपाट चल रहा था। तो जमींदार लोग के जो राजपाट चल रहा था उसको हटाकर आदिवासी लोग, सरदार लोग जो अपना जो पहले जो चलाते आ रहे थे उसी तरीके से शासन व्यवस्था को चलाने के लिए अपना पुनर्स्थापना करते हैं अपनी मूल्यों को। तो उसी क्रम ये दूसरा चरण शुरू होता है। तो इसमें जो होगा, मूल्यों का पुनर्स्थापन करना चाहते थे लोग। तो मूल्यों का मतलब समझ में आ गया, पुनर्स्थापना करना चाहते थे कौन, आदिवासी लोग, सरदार लोग। तो इसी क्रम में ये होता है। और इसके लिए नेतृत्व कौन कर रहा था, जो नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम है हम लोग का जॉन बैप्टिस्ट। क्या नाम है, जॉन बैप्टिस्ट है। तो नेतृत्व जो दूसरा में जो आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम क्या है, जॉन बैप्टिस्ट है। पहला में लाला लोकनाथ ने अपना मतलब रिपोर्ट दर्ज कराया था और उसी के तहत छोटानागपुर टेनर्स एक्ट 1867 आया था। तो दूसरा भी देख लिया हम लोग। तीसरे में चलते हैं। जो तीसरा चरण है हम लोग का 1890 से लेकर 95, 1890 से लेकर 95 जो तीसरा चरण हम लोग का है 1890 से लेकर 95, इसमें जो ईसाई लोग या जमींदार लोग जो मतलब आदिवासी लोगों को जो मतलब वो लोग के ज़मीन को हड़पना चाह रहे थे, तो वो सब के विरोध में था। इसमें ईसाई मशीनरी लोग जो मतलब धर्मांतरण कर रहे थे, तो वो सब में इसमें मतलब वो सब के विरोध में था ये वाला। तो इसका समझ में आ गया मतलब किस किस का ये था, ईसाइयों, जमींदारों और बाकी जितने भी दिक्कू जिसको बोलेंगे पुलिस व्यवस्था जो भी आई, ये सब के खिलाफ विरोध में ये आया था, खिलाफ ये आंदोलन चला था। लेकिन ये असफल रहा है। और इसी आंदोलन से फिर मतलब जन्म होता है बिरसा मुंडा का उलगुलान। तो यही मतलब जो शुरुआत करता है, यही फील्ड तैयार करता है बिरसा मुंडा के उलगुलान की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। तो अभी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि बिरसा मुंडा की जो उलगुलान है, जो मुंडा उलगुलान या जो मतलब बिरसा भगवान की जो उलगुलान है मुंडा विद्रोह, तो उसमें उसका सूत्रपात करने वाले मतलब या फिर उसका जो पहला जो योगदान करने वाला कौन से आंदोलन से निकला है पूछा जाएगा, तो हो गई सरदारी आंदोलन। मतलब सरदारी आंदोलन ही बिरसा मुंडा वाला जो विद्रोह है उसका जन्म दाता है, सरदारी आंदोलन। तो यहीं से शुरू होता है, सरदारी आंदोलन से ही बिरसा मुंडा उलगुलान की शुरुआत होती है। तो नीचे वाला लाइन दिख रहा है ना, हाँ। तो इस तरीके से हम लोग जो सरदारी आंदोलन था इसको हम लोग एक बार समझने या देखने का हम लोग प्रयास किए, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आगे हम लोग जो देखेंगे, आगे वाले विद्रोह को हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग अभी चर्चा करेंगे सपाहर विद्रोह के बारे में। कौन सा विद्रोह? सपाहर विद्रोह। ये हम लोग का सरदारी विद्रोह के जस्ट बाद आता है। तो जो सपाहर विद्रोह है इसका कालखंड देखें तो 1870 है। कितना कालखंड है? 1870 सपाहर विद्रोह का। अब सपाहर विद्रोह को अगर इसके शब्दों में देखें तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है सपाहर का, सपाहर का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। किसके प्रति? सिंगबोंगा के प्रति। सिंगबोंगा मतलब कमेंट में बताना है कि सिंगबोंगा जो देवता का एक नाम है, आदिवासी देवता का नाम है, तो ये कौन से देवता को इंगित करता है?
तो सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, चूंकि लिखा हुआ है कि सिंगबोंगा के प्रति समर्पण, तो इसका मतलब है कि कुछ धार्मिक आंदोलन से संबंधित होगा हम लोग का ये। तो सपाहर विद्रोह कब आ रहा है? 1870। सपाहर का शाब्दिक अर्थ कितना है? सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। इतना हम लोग समझ में आ गया हम लोग को। इसको जो शुरुआत की गई थी 1870 में, 1870 में इनकी जो शुरुआत की थी, कौन की थी? लाल हेम्ब्रम, सॉरी, लाल हेम्ब्रम ने शुरुआत की थी। और इसका और दूसरा नाम है लाल बाबा भी है। क्या नाम है? लाल बाबा। तो मतलब हम लोग के अभी अगर क्वेश्चन पूछ दे कि जो सपाहर विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था, तो 1870 शुरुआत करने वाला कौन था? लाल हेम्ब्रम। और लाल हेम्ब्रम को लाल बाबा भी कहा जाता है। जब हम लोग झारखंड की विभूति में पढ़ेंगे तो उस टाइम हम लोग इसको लाल हेम्ब्रम को देखेंगे कि लाल बाबा। तो हम लोग कोशिश करेंगे जिससे संबंधित जो है, हम लोग जहाँ तक पॉसिबल है हम लोग एक ही वीडियो में कोशिश करना है कि बार बार अलग अलग वीडियो ना बनाने पड़े। तो लाल हेम्ब्रम का ये दूसरा नाम क्या है? लाल बाबा। और ये किसका नेतृत्व कर रहे हैं? सपाहर विद्रोह का। और सपाहर का मतलब क्या होता है? सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। हम लोग क्लास के टाइम ही 2 से 3 बार रिवीजन कर देंगे। तो अभी अगर आप लोग आराम से देख रहे हैं तो इस क्लास में ही, इस वीडियो में ही 2 से 3 बार हम लोग एक टॉपिक हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो ये हम लोग का आगे आने वाले टाइम में बेनिफिट मिलेगा। तो सपाहर विद्रोह में इतना देखिए। इस विद्रोह में जो यहाँ पे जो लोग थे वो लोग को राम नाम की मंत्र का जाप करने के लिए कहा गया। किसके? राम नाम की मंत्र, राम नाम की मंत्र, राम नाम की मंत्र इसमें उच्चारण करने बोला गया। जो यहाँ पे आंदोलन करने वाले हैं वो लोग को क्या बोला कि राम 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 राम, ये सब राम नाम की उच्चारण करना है। जैसे राम 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 वही वाला। तो राम नाम के मंत्र इसमें उच्चारण करने बोला। कौन से विद्रोह में? सपाहर विद्रोह में। कौन? लाल बाबा। ठीक, लाल बाबा मतलब लाल हेम्ब्रम। लाल हेम्ब्रम ने ये लाल हेम्ब्रम जो है, इन्होंने संथाल परगना में, एसपी का मतलब संथाल परगना, ठीक, संथाल परगना में एक दल का गठन करता है। उसका नाम है हम लोग का देशोद्धारक दल। देश को उद्धार करने वाला देशोद्धारक। थोड़ा स्पेलिंग देखना पड़ रहा है कि देशोद्धारक दल का गठन करता है। कौन? देशोद्धारक दल का गठन कौन करता है? हम लोग का लाल हेम्ब्रम और लाल बाबा। कहाँ पे? संथाल परगना क्षेत्र में। तो सपाहर विद्रोह में हम लोग को इतना ही इम्पोर्टेंट है कि इसमें जो सपाहर विद्रोह 1870 में आया है, सपाहर का मतलब होता है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। इस विद्रोह में राम नाम की मंत्र का उच्चारण करने के लिए कहा गया। लाल हेम्ब्रम ने संथाल परगना क्षेत्र में देशोद्धारक दल, मतलब देश में जो भी अशांति हो रही है उसको उद्धार करने के लिए एक दल का, जैसे नैतिक पुलिस, अभी जैसे न्यूज में आया था ना ईरान में नैतिक पुलिस है, तो उसी से संबंधित मतलब कुछ उस टाइप से हम लोग यहाँ समझ सकते हैं इसको कि देश उद्धारक करना है, देश को शांति बनाए रखना है। इनके अगर सहयोग की बात किया जाए तो इनके साथ साथ जो सहयोगी थे उनका अगर देखें तो पेका मुर्मू है, और अगर इनमें देखें तो पगान मरांडे, ये सब इनके सहयोगी है। उसके साथ साथ अगर देखें तो रसिक लाल सोरेन, तो ये सब मतलब इनके सहयोगी है। किनके? लाल हेम्ब्रम के। तो हम लोग सपाहर विद्रोह में हम लोग को इतना ही पढ़ना है। सपाहर विद्रोह में हम लोग ये देखें कि इसका जो नेतृत्व करता कौन है? लाल हेम्ब्रम है। कब शुरू हुआ है? 1870 में। इसका मतलब शाब्दिक अर्थ है सिंगबोंगा के प्रति समर्पण। इन्होंने इस विद्रोह में मतलब इस आंदोलन में राम नाम की जाप करने की बात कही गई है, उपदेश दी गई है। किसके द्वारा? लाल बाबा के द्वारा। लाल बाबा ने जो संथाल परगना क्षेत्र में कौन सा दल का गठन किया था? देशोद्धारक दल। और पेका मुर्मू, पगान मरांडी और रसिक लाल सोरेन, ये सब क्या है? इनके सहयोगी है। तो हम लोग अब यहाँ तक देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे खरवार विद्रोह के बारे में। किसके बारे में? खरवार विद्रोह के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं खरवार विद्रोह। खरवार
विद्रोह। ये सब छोटा छोटा विद्रोह है, तो हम लोग को आसान याद करना और भी आसानी होगा। और नंबर मतलब इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं है, और जब इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होगा तो हम लोग का एक्यूरेसी ज़्यादा होना चाहिए। तो जो खारवाड़ विद्रोह आता है ये हम लोग का 1874 में आता है। कब? 1874। तो हम लोग को ये डेट याद हो गया, मतलब डेट देख लिए। अब हम लोग इसको देखेंगे कि इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। जो नेतृत्व कर रहे थे उसका नाम है भागीरथ माझी। भागीरथ माझी, भागीरथ माझी, ये वो भागीरथ माझी वाला नहीं है, वो दशरथ माझी है जो हम लोग का पहाड़ को खोद के ये किए हैं, रास्ता बनाए। ये भागीरथ माझी है। कौन है ये? भागीरथ माझी है। और इनका उद्देश्य क्या था कि जो प्राचीन मूल है, मतलब खरवाड़ मतलब जो जनजाति में जो प्राचीन मूल है उसको मतलब शामिल करना इसका मेन मकसद है। तो प्राचीन मूल्यों का पुनर्स्थापन करने का मतलब वही है कि जो आदिवासी समाज में जो मतलब प्राचीन था, वहाँ पे जो भी मतलब धर्म से संबंधित, राजनीति से संबंधित, या फिर जो भी वो लोग का मतलब अपनी मान्यताएं थी, उसको दोबारा ये लोग लाना चाह रहे थे। कौन? ये सब खरवाड़ विद्रोह के टाइम। तो प्राचीन मूल्यों का पुनर्स्थापन करना था। किन लोगों को? भागीरथ माझी या फिर खरवाड़ विद्रोह में। ये एक अहिंसक आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था। ये अहिंसक आंदोलन था। कौन सा? खरवाड़ विद्रोह। तो हम लोग इतना देखिए कि इसका जो नेतृत्व करने वाले कौन थे? भागीरथ माझी। और एक क्या था? प्राचीन मूल्यों का पुनर्स्थापन। तो अपने मूल्यों को दोबारा अपना लाना चाहते हैं, तो उसी के इसलिए ये अहिंसक आंदोलन है। इसकी अगर देखा जाए इन भागीरथ माझी का, तो ये जो गोड्डा क्षेत्र के रहने वाले थे। कहाँ? गोड्डा, गोड्डा क्षेत्र के रहने वाले थे। कौन? भागीरथ माझी। और इसको फिर भागीरथ माझी को उर्फ इसका दूसरा नाम बाबा भी है। भागीरथ माझी का दूसरा नाम बाबा भी है। और अभी हम लोग जो देखे लाल हेम्ब्रम, उसका नाम है लाल बाबा, और इसका ओनली बाबा है भागीरथ माझी का। आगे हम लोग गोड्डा में देखते हैं। गोड्डा में इसका मतलब जन्म क्षेत्र है। और गोड्डा के अगर गांव का देखा जाए तो तेलदिया गांव। कौन सा गांव? तेलदिया। तेलदिया क्या है? ये गांव है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जो भागीरथ माझी गांव का नाम क्या है, तो क्या होगा? तेलदिया गांव। क्योंकि एक झारखंड की विभूति एक अलग से चैप्टर है दिया हुआ, तो इसमें चांस है पूछ दे। भागीरथ माझी गोड्डा के रहने वाले, गोड्डा जिले के गांव हुआ तेलदिया, और इसका दूसरा नाम बाबा भी इसको हम लोग कहते हैं। तो एक गोड्डा क्षेत्रों के नेतृत्व कर रहे थे। कौन? भागीरथ माझी। गोड्डा क्षेत्रों में और एक इनके साथ नेतृत्व कर रहे थे, मतलब जो संथाल परगना क्षेत्र, मतलब गोड्डा वही आसपास हो रहा है ना, तो संथाल परगना क्षेत्र को जो नेतृत्व कर रहे थे, एक थे हम लोग का बाबा। बाबा मतलब कौन? बाबा, ये बाबा राम रहीम वो सब नहीं याद रखना है, हम लोग को बाबा भागीरथ माझी का याद रखना है, ठीक? नहीं तो आप लोग बाबा मतलब कुछ और समझ लेंगे। तो बाबा कौन है? बाबा भागीरथ माझी। तो भागीरथ माझी, बाबा में आजकल विश्वास नहीं करने, सब ढोंगी हो गया आजकल, ठीक? तो जो भागीरथ माझी था एक संथाल परगना में, और एक कौन था? और दूसरा नाम था वो ज्ञान परगोनेत। क्या नाम था? ज्ञान परगोनेत। परगोनेत, ये ज्ञान परगोनेत, ये दो थे हम लोग कहाँ पे? ये दोनों थे हम लोग का संथाल परगना क्षेत्र में। अगर हम लोग हजारीबाग क्षेत्र की देखें तो हजारीबाग क्षेत्र में भी एक थे इनका जो नेतृत्व कर रहे थे, उसका नाम था दुबू। क्या नाम था? दुबू। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये हम लोग का थे हजारी के जगसेर। जगसेर एक जगह का नाम है, जगसेर। ये जगसेर के रहने वाले थे। कौन? दुबू। और दुबू ने क्या उनसे विद्रोह का काम किया है? खरवाड़ विद्रोह में। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि खरवाड़ विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो अगर आंसर में ऑप्शन दुबू दे, बाकी लाल हेम्ब्रम दे, या फिर कुछ और सोरेन दूसरा नाम दे, तो हम लोग को किसको मानना है? दुबू। अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट करना चाहता है, और अगर इजी रहेगा तो यही है
कि जो खरवार विद्रोह का नेतृत्व कौन किया था, कौन होगा, भागीरथ माझी, उसको हम लोग बाबा कहते हैं। ये तेलदिया गांव में रहने वाले थे। इन्होंने ज्ञान परगनित के साथ छटनाक जो संथाल परगना है वहाँ पे खरवार विद्रोह की शुरुआत की थी, उसका नेतृत्व कर रहे थे। और हजारीबाग में जो नेतृत्व करता था कौन थे, वो दुबू। तो इतना हम लोग को समझ में आ जाता है, ये पहला चरण आता है। दूसरा चरण इसका और एक बार हम लोग को देखने को मिलता है, वो हम लोग को मिलता है 1881 में। कब, जब मतलब जो जनगणना होती है, जनगणना होती है उसका विरोध में, जनगणना के विरोध में ये आंदोलन होता है। कौन सा, जो दूसरा चरण आता है, सेकेंड चरण। तो ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन से जनजातियों ने जनगणना की विरोध किया था, तो क्या होगा हम लोग का, खरवार आंदोलन, खरवार जनजाति। ठीक, तो इसका जो विरोध कर रहे थे उसका नाम है हम लोग का दुविधा गोसाई। क्या नाम है, दुविधा गोसाई। तो ये इसको मतलब इसका विरोध किए थे, किसका, जनगणना की। तो इस तरीके से हम लोग खरवार विद्रोह को भी हम लोग एक बार परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण शब्दों को हम लोग समझे, उसको जानने और उसको बारे में हम लोग रिवीजन भी 1 से 2 बार कर लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग इस वीडियो हम लोग 3 चीज़ पढ़े। पहले हम लोग देखे सरदारी आंदोलन, दूसरा हम लोग सरदारी के बाद क्या, पहले हम लोग सपाहर विद्रोह, और उसके बाद हम लोग तीसरा देखे खरवार विद्रोह। तो ये तीनों परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चूँकि इसमें इंफॉर्मेशन कम है तो हम लोग की इसकी एक्यूरेसी इसमें ज़्यादा होनी चाहिए। तो चलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ और आगे तैयारी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।